नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों। परीक्षाएं नज़दीक हैं, परीक्षक तैयार हैं और हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। परीक्षा देने के लिए सिर्फ तैयार ही नहीं, अपितु आतुर हैं। कहाँ है प्रश्न, हम ढूंढ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि इस दौरान, क्योंकि परीक्षा काल में सिर्फ और सिर्फ दो ही कार्य होते हैं, प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न ढूंढिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और मैंने आपको ये कहा था कि इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। और आवश्यक शब्द शायद छोटा है, अनिवार्य है, करना ही करना पड़ेगा आपको। तो फिर से एक बेहतरीन प्रश्न। इस बेहतरीन प्रश्न के पीछे एक बड़ी कहानी भी है, लेकिन वो अभी नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। पहले सीधे के सीधे मुद्दे पर आते हैं, कर्तव्य पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप सभी जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, निश्चित बात है, उसे प्रवाहित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब भी आप किसी और तरंग की बात करेंगे जिन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, इन्हें तो प्रवाहित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रवाहित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि माध्यम परिवर्तित होता है तो ये निश्चित तौर पर प्रभावित होती हैं। सारा खेल ही माध्यम का है। जैसे ही माध्यम परिवर्तित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग में परिवर्तन आता है। और आप सभी को ज्ञात है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग यदि वायु निर्वात अथवा मुक्त क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है तो उसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये सारी चीजें आप समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है? किसी माध्यम में एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित होती है और उस माध्यम के लिए आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित हो रही है और उस विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। लेकिन उसका लगभग मान, ये लगभग शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या दिया गया है? माध्यम की सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता 1.61, सापेक्ष विद्युतशीलता 6.44 और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो दी गई है विद्युत चुंबकीय तरंग की, वो 4.5 × 10⁻² एम्पियर प्रति मीटर है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि गणनाएं हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। जब भी शब्द लगभग है, ये अपने आप में ही बताता है। और आप जब विकल्पों पर ध्यान देंगे, यही तो कोचिंग है भाई। सबसे पहले कोचिंग में यही तो सिखाया जाता है कि डरिए मत, हारिए मत। देखते हैं ना, ये मान लगभग दुगना है एक दूसरे से, 8 और 16। यहां 10 की घात है ही नहीं, 10 की घात 6 और 10 की घात 2, तो बहुत, जिसे कहते हैं, नजदीक विकल्प नहीं है आपके पास। और जब विकल्प नजदीक नहीं हो तो निश्चित बात है कि उन्हें छांटना आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं हर समय आपसे एक चीज कहता हूं, प्रत्येक समय पर एक चीज कहता हूं कि हमें मात्रकों पर, विमाओं पर विशेष ध्यान देना होता है। मात्रकों पर भी ध्यान दीजिए और विमाओं पर भी दीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपको कुछ आवश्यक चीजें पहले बता देता हूं। सबसे पहली चीज, विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग की बात करेंगे। किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, तो वो किसके तुल्य है? C = 1/√μ × ε। महत्वपूर्ण है। हाँ यार, इस पे स्टार लगाना पड़ेगा ताकि आप ध्यान रखें। फिर से मैं कह रहा हूं आपको, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है किसी माध्यम में। प्रकाश स्वयं विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश के वेग का भी यही सूत्र है। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का या प्रकाश का, इनके वेग का यही सूत्र है। C = 1/√μ × ε। म्यू क्या है? तो ये माध्यम का चुंबकीय गुण है, इसे हम चुंबकशीलता कहते हैं, निरपेक्ष चुंबकशीलता। और ये माध्यम का विद्युतीय गुण है, इसे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता के मान ने माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता के मान ने आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग को निर्धारित किया। अर्थात माध्यम का विद्युतीय गुण और माध्यम का चुंबकीय गुण निर्धारित करेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा। इसीलिए तो विद्युत चुंबकीय तरंग है भाई। ठीक है, अब समझिएगा। तो आप जानते हैं सबके सब लोग म्यू आर का सूत्र आपको मालूम है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, और म्यू नॉट को भी आप समझते हैं। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये वायु निर्वात अथवा मुक्त क्षेत्र की विद्युतशीलता है। वायु निर्वात अथवा मुक्त क्षेत्र की विद्युतशीलता है। ठीक है, चुंबकशीलता है। और यदि एप्सिलॉन आर की बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर जो कि विद्युतशीलता है उसे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही तो है। ये सापेक्ष विद्युतशीलता, ये सापेक्ष चुंबकशीलता, ये निरपेक्ष चुंबकशीलता, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये वायु निर्वात अथवा मुक्त क्षेत्र के लिए यहां कहेंगे ये चुंबकशीलता और ये विद्युतशीलता। तो यहां से आप मुझे कह सकते हैं म्यू को क्या लिख सकते हैं? म्यू जीरो इंटू म्यू आर, ये लिखा। हाँ, समझ लीजिए इसको। होता क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग पर प्रश्न आना सुनिश्चित है। जेईई मेन में, नीट यूजी में विद्युत चुंबकीय तरंग पर प्रश्न आना अवश्यंभावी है। 4 अंक रखे हैं आपके सामने। ठीक है, तो मैंने कहा आप म्यू को क्या लिख दीजिए? म्यू जीरो इंटू म्यू आर, और आप क्या लिखेंगे एप्सिलॉन को? एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि स्मार्ट वर्क कीजिए। तो आप मुझे कहेंगे ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, है ना। और अब यदि इसकी बात करेंगे तो ये आपके पास में कौन सा माध्यम है? वायु निर्वात अथवा मुक्त क्षेत्र, ये भी वही है। तो आप मुझे आसानी से कह सकते हैं कि सर ये जो पद है, ये जो आपका टर्म है, व्हाट इज इट, क्या है ये मेरे पास कुछ और नहीं है अपितु सिर्फ और सिर्फ मेरी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है। कहां पर? वायु निर्वात अथवा मुक्त क्षेत्र में। तो इस स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? सी वायु लिख दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग वायु में, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग वायु में, और ये आपको ये सेकंड टर्म दूसरा पद यहां नजर आता है। तो सबसे पहले तो जिसे आप कहते हैं कि जब हम अच्छी तैयारी करते हैं, जब हम स्मार्ट हार्डवर्क करते हैं, तो ये काम कर लेते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? सी वायु इज इक्वल इंटू 1 अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। कोई मुझे पूछे वायु के लिए म्यू आर का मान 1, यदि कोई मुझसे पूछता है वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1, तो जब यहां 1 और 1 लिखेंगे तो C किसके इक्वल हो जाएगा? सी वायु के तुल्य हो जाएगा। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो विद्यार्थी ने अपने आप को क्या किया? अपने आप को जिसे कहते हैं तैयार किया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए, बेहतरी के लिए, औरों से आगे निकलने के लिए। अरे ये दौड़ है, यहां आप कितने अंक लाते हैं ये मायना नहीं रखता है। जेईई मेन कह दीजिए, नीट यूजी कह दीजिए, जेईई एडवांस कह दीजिए, यहां मायना सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल रखता है, परसेंटेज नहीं। आपके अंक कितने आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंक कितने विद्यार्थियों से अधिक आते हैं ये महत्वपूर्ण है। वही तो आपकी रैंक है। तो आपने अपने आप को बेहतरी से तैयार किया और सी किसके तुल्य आ गया? सी इज इक्वल्स टू सी वायु इंटू 1 अपॉन रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये आप समझ गए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सी वायु का मान आपको पता है। सी वायु का मान आप कहेंगे कितना है? तो मैंने अभी अभी कहा था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं सावधान होते हुए काम कीजिए। सी का मान E अपॉन बी भी होता है। C इज इक्वल्स टू E अपॉन बी। E क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और B क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अत्यधिक सावधानी का समय है। तो जो बेहतरीन विद्यार्थी है वो यहां तक तो पहले से ही करके रखता है।
विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके तुल्य है? E अपॉन बी। ई क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मुझे ज्ञात कर रहा है, लगभग मान। और बी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, और वो किसके तुल्य है? सी वायु, जिसका मान मुझे आता है। और ये कुल मिला के आपके पास सूत्र बन गया कि ई का मान यदि मुझे ज्ञात करना है तो वो सी वायु इंटू 1/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये रहा आपके पास में म्यू आर 1.61, ये रहा आपके पास में एप्सिलॉन आर 6.44। आपको क्या करना है? ई का मान ज्ञात करना है लगभग। और अब ये प्रश्न प्रारंभ होता है, अब वो कहानी भी प्रारंभ होती है। मैं रुक के मुस्कुरा रहा हूं। अब जब ये प्रश्न आपके पास 24 जून 2022 को पहली शिफ्ट में जो जेई मेन का पेपर हुआ, ये प्रश्न उसका है। फिर कह रहा हूं 24 जून 2022 शिफ्ट 1, हाहाकार मचा दिया इस प्रश्न ने। लोगों ने कहा चारों में से कोई विकल्प ठीक नहीं है, चारों में से कोई विकल्प ठीक नहीं है, बोनस 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 बोनस, चारों तरफ हाहाकार, फोन पे फोन, बोनस होगा ना, बोनस नहीं होगा क्या, ये सब चीजें। मैं आपको कहता हूं विद्यार्थी गलती कहां करता है और कैसे गलती करता है, और ये गलतियों के लिए आपके मात्रक और विमाएं आपकी कितनी मदद करते हैं, इन्हें समझिएगा। अब यदि कोई कहे ये चुंबकीय तीव्रता 4.5 इंटू 10⁻⁻² है, क्या ये बी का मान है? क्योंकि चुंबकीय तीव्रता कहते ही आप बिना सोचे समझे इसे बी समझ जाते हैं और यहां बी का मान रख देते हैं। रखेंगे ना, चारों में से कोई विकल्प नहीं मिलने वाला और आप भी उसी भ्रमजाल में फंस जाएंगे। ये बोनस है, उस भ्रमजाल में फंस जाएंगे, ये बोनस है, जबकि ये बोनस नहीं है। यदि बी होता तो बी का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ, आपके चेहरों ने मुझे बता दिया कि आप सब भी ये गलती कर चुके हैं और उस भ्रमजाल में फंस चुके हैं। इसीलिए जब भी आता हूं प्रत्येक जगह पर मैं आपको एक बार नहीं 2 बार कहता हूं, मात्रकों पर ध्यान दीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये एम्पियर प्रति मीटर, ठीक कह रहे हैं आप, शाबाश बच्चे, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। एम्पियर प्रति मीटर तो बी का मान है ही नहीं, ये तो एच का मान है। ये तो समझना ही पड़ेगा ना आपको, बस इसी को तो पढ़ाई कहते हैं भाई। और विद्यार्थी कहता है हाँ सर समझ आ गया, ये बी का मान नहीं है, ये एच का मान है। तो अब क्या करूं? तो मुझे ई का मान चाहिए। यहां सी वायु ये लीजिए इंटू 1/√ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, और बी को क्या लिखेंगे? म्यू इंटू एच, ये लीजिए म्यू इंटू एच, है ना। क्या क्या ज्ञात है? विद्यार्थी कहता है सर सीई ज्ञात करना, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और कौन सा मान? फिर आपने कहा सर सी वायु जानता हूं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1/√ऑफ म्यू आर ये रहा 1.61, एप्सिलॉन आर 6.44, म्यू इंटू एच। तो आपको फिर से सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। म्यू की जगह क्या लिखेंगे आप? म्यू की जगह लिखेंगे म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू क्या था यहां? एच था, ठीक है। अब कोई मुझे कहता है तो मैं कहता हूं मान रखिए, ई का मान ज्ञात करना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, शाबाश। 1/√ऑफ म्यू आर लेकर आइए, म्यू आर ये रहा 1.61, एप्सिलॉन आर 6.44 इंटू 6.44, म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू आर ये रहा 1.61, और म्यू एच कितना है? 4.5 इंटू 10⁻⁻²।
वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेशन आसान है भाई। आप मुझे कहें तो ये 6 इंटू 1.61, इसको मैं 1.5 भी अप्रोक्सीमेट ले लूं तो 1.5 इंटू 6 15 छक्के 90। गणित के विद्यार्थी यार, उसका रूट 3 आएगा, ये 3 यहां लगभग इससे कैंसिल होगा। मुझे क्या, अरे आपके इस एग्जामिनर ने सोच समझ के, इस परीक्षक ने सोच समझ के लिखा है लगभग। आप यहां देखेंगे तो मुझे कहेंगे ये 10⁸, यहां क्या क्या हो गया, ये 10⁹ हो जाएगा, 10⁸ से कैंसिल होगा, 10⁻⁻1 बचेगा, ये लीजिए 10⁻⁻1। अब विद्यार्थी कहता है ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब आपके पास कहानी में सिर्फ 2 चीजें बची, 4 पाई, 4 इंटू 3.14, ये 12 के आसपास आएगा, 12 इंटू 1.6। कुल मिला के गणना करेंगे तो बहुत आसानी से आप देखेंगे वो आपको मिलता है लगभग 8.48। और मात्रक SI पद्धति में आना है, ई का मात्रक है तो वो क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। आपने हटाया इनको, 10⁻² नहीं हो सकता किसी भी हल में, ये नीचे कुछ बचा ही नहीं है। यहां देखेंगे तो ये 12 हो गया, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 4.5। सीधी सी बात है कि ये या तो यहां पहुंचेगा या यहां पहुंचेगा। अप्रोक्सीमेशन किया, आपको लगा 8.4 के आसपास आता है और 8.48 आपने टिक कर दिया। अब इस पूरे प्रश्न में देखिए, आप ये सोचें कि सिर्फ वही प्रश्न करना है जो बहुत आसान है, साधारण है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। आपके पास जेई मेन के तहत 3 स्तर हैं, ध्यान से समझिएगा। जेई मेन के तहत 3 स्तर हैं, पहला NIT, दूसरा IIIT और तीसरा GFTI, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यदि आपने ये सोचा कि मुझे साधारण प्रश्न करके बाहर जाना है तो आप निश्चित कर लीजिए कि आपको मिलेगा क्या, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आपने कहा थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो आप IIIT पे आएंगे, लेकिन उसमें 4 ईयर नहीं मिलेगा, 5 ईयर कोर्सेज मिलेंगे, जिनके लिए हम हमेशा मना करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी तो ढंग का IIIT मिलेगा। थोड़ी और मेहनत करोगे तो आपको NIT मिलेगा, लेकिन एक सामान्य कैटेगरी का, जिसे कहते हैं ना कि एक सामान्य सा NIT है, क्योंकि कई NITs हैं भाई। लेकिन यदि आपका उद्देश्य बड़ा है, यदि आपने ठान रखा है मुझे NIT वारंगल जाना है, NIT सूरतकल जाना है, मुझे NIT तिरुचि ही जाना है, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए या मुझे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल चाहिए, ये कोर ब्रांचेस हैं, ये कोर ब्रांचेस हैं। इनके लिए आपको टॉप रैंकर्स की जमात में शामिल होना होगा। हाँ, और उस जमात में शामिल होने के लिए, उस कैटेगरी में पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और इस तरह के प्रश्न हल करने होंगे। इन्हें छोड़ना नहीं होगा। ये प्रश्न कदापि कठिन नहीं है। और ये प्रश्न आपको एक और मैसेज देके जाता है कि पढ़ने के लिए आपको टोटलिटी लानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत्की में आप विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं, चुंबकत्व छोड़ते हैं आप। फिर कह रहा हूं शिक्षक हूं, इसलिए आपको बात बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं आपको मुगालते में ना रखूं, सत्य कहता रहूं। तो आपको उस चुंबकत्व को पढ़ना होगा, वहां जो महत्वपूर्ण राशियां हैं उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। बी और एच का अंतर समझना होगा। बी को भी साधारणतः चुंबकीय तीव्रता कह के आगे बढ़ जाया जाता है, एच को भी चुंबकीय तीव्रता कह के कोई आगे बढ़ गया तो रोक थोड़ी सकते हैं, लेकिन शब्द बदल सकते, मात्रक नहीं बदल सकते। किसी ने चुंबकन तीव्रता के स्थान पर एच जिसे कहा जाता है ना चुंबकन तीव्रता, अब ये प्रश्न में ही चुंबकीय तीव्रता लिखा हुआ है। आपके जो प्रश्न है ओरिजिनल जेईई मेन का, उसी में चुंबकीय तीव्रता लिखा हुआ है, और सब उसी जिसे कहते हैं भ्रमजाल में फंसे कि ये भी है।
पर बी होता तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता, एम्पियर प्रति मीटर में थोड़ी मापा जाता। ये सब आप कहाँ सीखते हैं? ये सब आप सीखते हैं जब आप चुंबकत्व को ढंग से पढ़ते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, लिख के। मात्र 10% विद्यार्थी चुंबकत्व को ढंग से पढ़ते हैं, छोड़ जाते हैं। मत छोड़िए। यदि छोड़ेंगे तो इस तरह के प्रश्न नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर हम टॉप रैंकर्स नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचेंगे। सपने देखना आपका अधिकार है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए कर्तव्य बोध होना आवश्यक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत जल्दी से इस प्रश्न को फिर से, हमें क्या ज्ञात करना था? ई का लगभग मान पहले से तैयारी की। ई बटा बी बी सी होता है, और सी का एक सूत्र 1/√μ इंटू एप्सिलॉन भी है। ये मैंने लिखा पहले आपके सामने। यहाँ सी को ई बटा बी लिखूंगा, म्यू को μ0 इंटू μr लिखा, एप्सिलॉन को ε0 इंटू εr लिखा। ये आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सी वायु हो गया, तो C इज इक्वल्स टू सी वायु इंटू 1/√μr εr हो गया, और C को E बटा बी करके फिर B को μh और फिर म्यू को μ0 इंटू μr लिख के आगे बढ़ा हूं। तो आपको ये सारे जितने भी सूत्र हैं ये एक ही बार में कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। घर जाके पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से वीडियो देखिए और आगे बढ़ते रहिए। मैंने कहा था ना आपको, लगातार आपके साथ इस तरह की नायाब चीजें लेकर आता रहूंगा। आपको ज्ञात है ना, मोशन है तो भरोसा है। शुक्रिया, धन्यवाद।